हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग 11 जनपद कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 12वां जनपद होने वाला है। इसके बाद हमारा एक जनपद और बचेगा नैनीताल, और आपकी जिला सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे उधम सिंह नगर जनपद का, जिसका कि आज हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर जनपद से जो बेसिक प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले हम लोग उन पर बात करते हैं। देखिए, उधम सिंह नगर जिले का यह नाम अमर शहीद सरदार उधम सिंह के नाम पर पड़ा है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कैसी रहती है। प्रश्न ये बनेगा, उत्तराखंड के किस जिले का नाम किसी शहीद के नाम पर पड़ा हुआ है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर जिले का नाम शहीद सरदार उधम सिंह के नाम पर पड़ा है। ये क्वेश्चन दोस्तों आ भी चुका है। फिर देखिए, क्यों पड़ा है सरदार शहीद उधम सिंह के नाम पर, क्यों पड़ा हुआ है। देखिए, इसलिए पड़ा है, उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनाहगार जनरल डायर, देखिए 1919 की बात है, सभी को पता होगा, जिन जो जो तैयारी करते हैं अधिकांश लोगों ने इसको पढ़े रखा होगा। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटती है। उस समय जो अंग्रेज सैनिक थे उनको जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था, जनरल डायर ने। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था सैनिकों को, वो किसने दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था। तो देखिए क्या होता है, इसी उसी जनरल डायर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनाहगार जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के कार्यक्रम में उसकी हत्या कर दी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनाहगार जनरल डायर की हत्या लंदन में किसने की थी, तो ये की थी शहीद उधम सिंह ने। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कितनी तरीके से आपसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी, वो की थी शहीद उधम सिंह ने। कब की थी, 13 मार्च 1940 को, और कहाँ की थी, लंदन में। लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के कार्यक्रम में इसकी हत्या कर दी थी। तो इतने प्रकार से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखिए, जब इन्होंने जनरल डायर की हत्या कर दी थी तो इनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें वहीं पेंटनविले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इन्होंने जो मासूम लोग मारे गए थे उतने लोगों का बदला तो ले लिया था, लेकिन बदले में इनको वहां पर फांसी की सजा मिली। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर देखिए, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम मागध भी मिलता है। किस क्षेत्र का नाम, देखिए उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र आएगा ना, वो किस में आएगा, वो तराई क्षेत्र में आएगा। तो ये उधम सिंह नगर क्षेत्र का जो एक प्राचीन नाम मिलता है वो मागध भी मिलता है। मतलब जो इस क्षेत्र का नाम उधम सिंह नगर, तो बाद में इसका नाम पड़ा, तो लेकिन जो क्षेत्र होगा पहले उसको पहले मागध भी कहा जाता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए, मुस्लिम लेखकों ने इस क्षेत्र को विलायत या मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। देखिए, विलायत या मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि देखिए, चंद्रकाल हो, पवार काल हो, या जिसमें भारत में मुस्लिम शासक थे, हम किसी भी काल की बात कर लेते हैं, उस समय जो उत्तराखंड का जो हिस्सा था अधिकांश तो पहाड़ी है, तो जो तराई वाला हिस्सा था उस समय उधम उसमें उधम सिंह नगर जो जिला हमारा है तराई जिला, उसका अहम रोल हुआ करता था। तो उधम सिंह नगर जिले का इसलिए क्योंकि देखिए, एक तो तराई इलाका है, तराई इलाके में क्या होता है, आक्रमण करना आसान होता है, संसाधन भी हमको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इस कारण से विलायत या मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा मुस्लिम लेखकों ने दी है। फिर देखिए, तराई क्षेत्र को 84 माल व माल भी कहा गया है। ये दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, चंद्रकाल जब मैं आपको पढ़ा रहा था सब कुछ ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर देखिए, तराई जिला कब बना, 1842 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा चुका हूँ ब्रिटिश काल में, जब जिलों का मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई थी ब्रिटिश काल में। जब ब्रिटिश काल की शायद अंतिम वीडियो थी, जब तराई जिले से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको वहां से कंप्लीट करवाए थे। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं ब्रिटिश काल में। तो तराई जिला कब बनता है, तो तराई जिला बनता है 1842 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। अगर आप इससे चीज़ें और डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ब्रिटिश काल में जाइए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको ब्रिटिश काल में जाना है, ब्रिटिश काल में सबसे लास्ट वाली वीडियो देखिए, वहां पर से किस प्रकार से उत्तराखंड में जनपद बनते हैं सब कुछ मैंने वहां पर से आपको डिटेल में समझा रखा है। और तराई जिला कब बनता है, कब ये तराई जिला उत्तराखंड से अलग होता है, सब कुछ मैंने वहां से आपको बता रखा है। तो उन चीज़ों को हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे।
अब देखिए उधम सिंह नगर के जो क्षेत्र रहेंगे ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। क्यों रहेंगे? चंद्रकाल थे, चंद्रकाल ब्रिटिश काल जो भी काल यहाँ पर रहा था तो उनका तराई से मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एक अलग ही संबंध रहा था, क्योंकि तराई जो था वो केंद्र के रूप में था। कोई आक्रमण अगर होता है तो सर्वप्रथम तराई के क्षेत्र से ही होगा। तो तराई था ना उस समय, तराई का इलाका, तराई के इलाके में उधम सिंह नगर आ जाएगा और बाकी हरिद्वार वाला हिस्सा आ जाएगा। तो ये जो हिस्से होते थे बार बार आक्रमणों का सामना इन हिस्सों को करना पड़ता था। तो देखिए तराई में कुछ जैसे कि उधम सिंह नगर में कुछ क्षेत्र आते हैं, जसपुर है, काशीपुर है, बाजपुर है, रुद्रपुर है, नानामत्ता है, किच्छा है, सितारगंज है। तो देखिए यहीं पर इन जो ये यहाँ पर जो शहर हैं जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, इनके कुछ नाम हैं। इन ये प्राचीन नामों का हम लोग जान लेते हैं। देखिए जसपुर का प्राचीन नाम हमको मिलता है सहजगीर, काशीपुर का कोटा, काशीपुर का एक नाम और है गोविसाण, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाजपुर का मुंडिया, रुद्रपुर का बोकसाड़। देखिए रुद्रपुर का बोकसाड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बोक्सा जनजाति की अधिकता उस समय हुआ करती थी। नानामत्ता बक्सी, नानामत्ता हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी नानामत्ता का एक नाम और आता है तपेड़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे नानामत्ता के अनेक नाम है, नानामत्ता वाला भी हमारा आएगा टॉपिक, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर देखिए किच्छा, किच्छा का नाम दरऊ या बिलारी आता है, दरऊ या बिलारी। और सितारगंज, सितारगंज का जो पुराना नाम आएगा वो क्या आएगा? लालर खास। तो ये देखिए दोस्तों कुछ पुराने नाम थे, इनको आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक आता है किलवरी, किलवरी, ये रुद्रपुर के क्षेत्र को किलवरी भी कहा जाता था। जो रुद्रपुर का हमारा क्षेत्र आएगा ना बोकसाड़ा वाला, इसको किलवरी भी कहा जाएगा। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति की। पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए उधम सिंह नगर राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है, नोट करेंगे, कई बार दोस्तों एग्जाम आ भी चुका है। उत्तराखंड का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर राज्य का मैदानी जिला है, जैसे कि उत्तराखंड में मात्र 2 जिले मैदानी हैं। एक कौन सा है? हरिद्वार, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा कौन सा है? उधम सिंह नगर। तो दोस्तों क्वेश्चन आता भी है उत्तराखंड में कितने मैदानी जिले हैं, तो वो हैं 2। कौन कौन से? एक हो जाएगा उधम सिंह नगर और एक हो जाएगा हरिद्वार। उसके बाद देखिए उधम सिंह नगर जिला तराई क्षेत्र में आता है। और उधम सिंह नगर, देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है कुमाऊं का कौन सा जिला तराई क्षेत्र में आता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के संबंध में आपसे पूछ ले तराई जिले में कौन सा आएगा? उधम सिंह नगर ही आता है। क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लेते हैं तो 2542 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा नेपाल से, महत्वपूर्ण रहेगा। उधम सिंह नगर जो जनपद रहेगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है? तो नेपाल से बनाता है। नेपाल से कौन कौन से बना रहे हैं? अभी हम लोग मैप के माध्यम से इन चीज़ों को दोबारा हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और एक बार पढ़ लेंगे और जान लेंगे, क्योंकि आपका रिवाइज होगा तो अच्छा ही रहेगा, एग्जाम भी आपके बहुत पास में है। उधम सिंह नगर जिले की सीमा राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है? यानी कि उधम सिंह नगर जिले की जो सीमा है वो उत्तराखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो मात्र 2 जिलों को। कौन कौन से? नैनीताल और चंपावत। अभी हम लोग सबको समझेंगे मैप के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए उधम सिंह नगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे राज्य की सीमा, मतलब किसी दूसरे राज्य से। जैसे कि देखिए ये बनाता है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को स्पर्श करता है उधम सिंह नगर। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। तो कौन कौन से जनपदों को स्पर्श करता है? बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो उधम सिंह नगर जो रहेगा वो उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों को स्पर्श करता है। और देखिए अगर मैं ये कहूँ उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक, नोट कर लेंगे इसको, कि उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? 5 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। चलिए ठीक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? तो उधम सिंह नगर ही है। और सबसे कम कौन सा है? नैनीताल। ये दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग एक बार इनको मैप के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये है हमारा उत्तराखंड का मैप। जो भी हमारे नया जिला जो भी हम लोग शुरू करते हैं तो उसकी जब भौगोलिक स्थिति है उसके लिए मैं इसी मैप का प्रयोग करता हूँ। अभी तक देखिए हम लोग 11 जनपद कंप्लीट कर चुके हैं और हर जनपद में मैंने इसी मैप का प्रयोग किया है। तो अगर आपने ये मैप बनाना सीख लिया है ना, तो जो राज्यों की जो आपकी भौगोलिक स्थिति है तो वहाँ से आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। आपको कुछ रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बस ये मैप बनाइए, दिमाग में इन चीज़ों को रखिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो हर वीडियो में मैं आपसे ये कहता हूँ इस मैप को आप लोग बनाना सीख लीजिए। तो देखिए हम लोग बात करते हैं उधम सिंह नगर की। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए उधम सिंह नगर की स्थिति पहले तो यहाँ पर आती है। थोड़ा सा देखिए ये जो मैप है ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा झुका हुआ है, देखिए ये थोड़ा सा
आप लोग अगर देखें ऐसे झुका हुआ है, देखिए थोड़ा सा नीचे को ये झुका हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो बना रखा है बस समझने के लिए मैंने यहाँ पर बना रखा है, तो समझेंगे। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले उधम सिंह नगर राज्य का सबसे दक्षिणी दिशा है, दक्षिणी जिला है। देखिए ये है पूर्वी दिशा, ये है पश्चिमी दिशा, ये है हमारी उत्तरी दिशा और ये है हमारी दक्षिणी दिशा। तो देखिए सबसे पूर्वी जिला उत्तराखंड का कौन सा है, पिथौरागढ़। सबसे पश्चिमी देहरादून, सबसे उत्तरी उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी कौन सा आता है, उधम सिंह नगर। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि उधम सिंह नगर राज्य का मैदानी जिला है। तो देखिए जो यहाँ पर का क्षेत्र आएगा ना पूरा, ये देखिए इतना उधम सिंह नगर हरिद्वार जो क्षेत्र यहाँ पर आ रहा है पूरा मैदानी जिला रहेगा। बाकी जो देखिए नैनीताल का जो कुछ क्षेत्र आता है, जैसे कि हल्द्वानी वाला क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं, हल्द्वानी वाला जो क्षेत्र आएगा भाबर के इलाके में आता है। जो नैनीताल का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा नीचे का जो ये वाला हिस्सा है, जैसे कि हल्द्वानी हो गया, चोरगलिया हो गया, तो ये जो हिस्से वाले आते हैं ये भाबर क्षेत्र में आते हैं। उसी प्रकार से देहरादून का कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पर से भाबर में आता है, हल्का बहुत तराई में भी, तराई में नहीं आएगा यहाँ पर से, भाबर वाले इलाके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है उत्तराखंड के जो मैदानी जिले रहेंगे कौन कौन से रहेंगे, ये वाली जो पट्टी रहेगी इतनी वाली, ये मैदानी वाली पट्टी रहेगी। चलिए ठीक है। फिर देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि उधम सिंह नगर तराई क्षेत्र में आता है, तो ये वाला पूरा तराई क्षेत्र है, ये वाला देखिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए क्षेत्रफल की हमने बात की थी, 2542 वर्ग इसका क्षेत्रफल रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बन रही है यहाँ पर से इतनी, ये पूरा नेपाल आता है यहाँ पर से यहाँ तक, और यहाँ पर से यहाँ तक पूरा क्या आता है, चीन आता है। देखिए पूरा चीन आ रहा है, और यहाँ पर से पूरा इतना हिमाचल आता है, और यहाँ पर से देखिए पूरा का पूरा क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तराखंड है वो एक तरफ से नेपाल से, अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वी तरफ से, देखिए पूरा नेपाल से घिरा हुआ है, उत्तरी तरफ से चीन से घिरा हुआ है, पश्चिमी तरफ से शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, और जो ये हमारा दक्षिण पश्चिम जो वाला जो हिस्सा आ जाएगा ये हमारा पूरा किससे घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ से भी दोस्तों ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए तो देखिए नेपाल से कितने जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, तो 3 जनपद आते हैं। देखिए कौन कौन से आते हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। ये क्वेश्चन दोस्तों आते हैं कि नेपाल से उत्तराखंड के कितने जनपद सीमा बनाते हैं, तो 3 जनपद आते हैं। पूछ लेगा आपसे कौन कौन से हैं, तो आप लोग बता देंगे, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। नैनीताल स्पर्श नहीं करता यहाँ पर से, नैनीताल देखिए यहीं तक आएगा नैनीताल, बस ये यहाँ तक, यहाँ पर से चंपावत हो जाएगा, लाल वाला पूरा चंपावत है, यहाँ पर से ये नैनीताल अलग हो जाता है, नैनीताल नहीं आएगा यहाँ पर से। उसी प्रकार से चीन से याद रखेंगे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 3 जनपद उत्तराखंड के चीन को स्पर्श करते हैं, और 3 जनपद उत्तराखंड के नेपाल को स्पर्श करते हैं। देखिए कितना आसान है मैप के माध्यम से पढ़ना। तो कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो कि 2 देश की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा पिथौरागढ़। ये भी आपको पता ही है, पढ़ा चुका हूँ पहले सब कुछ आपको। चलिए ठीक है, ये सब कुछ बातें हो गई। अब मैंने आपसे ये कहा उधम सिंह नगर की सीमा राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो उधम सिंह नगर हमारा ये है, देखिए ये। अब देखिए कितने जनपदों को स्पर्श करता है, यहाँ पर से देख सकते हैं आप लोग, एक नैनीताल है और एक चंपावत है। पौड़ी को स्पर्श नहीं करेगा, पौड़ी की जो सीमा आएगी नैनीताल तक, यहीं पर तक आती है, ये बाकी नीचे नहीं आती है। तो नैनीताल और चंपावत 2 जनपदों को ही उधम सिंह नगर स्पर्श करता है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे। फिर मैंने आपसे ये कहा था उधम सिंह नगर अंतर्राज्यीय सीमा किससे बनाता है, तो उधम सिंह नगर अंतर्राज्यीय सीमा किससे बनाएगा, यूपी से बनाता है, ये पूरा यूपी का इलाका है। तो देखिए फिर मैंने आपसे ये कहा कि उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों को ये स्पर्श करता है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा आपको देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा पूरा बिजनौर का है, और जो ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर सीढ़ी ऐसी बनी हुई है, ये वाली, ये पूरे उत्तर प्रदेश के मैंने यहाँ पर जिले बना रखे हैं। तो जो आप लोग देख रहे हो ना रेड वाले पेन से जो बना रखा है, ये पूरा ये यूपी के जिले हैं। तो देखिए ये वाला हमारा हिस्सा है बिजनौर का, ये जिला जो है बिजनौर का है, ये मुरादाबाद का है, ये रामपुर का है, और ये बरेली का है, और ये पीलीभीत का है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं ये हमारा पूरा यूपी वाला इलाका है। तो इस प्रकार से यूपी के 5 जिले, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, उधम सिंह नगर जो रहेगा यूपी के 5 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से, देखिए यहाँ पर से पूरी, देखिए उधम सिंह नगर पूरा यहाँ पर से पौड़ी, ये उधम सिंह नगर जो यहाँ पर से पूरा रहेगा बिजनौर को यहाँ पर से स्पर्श करता है, और यहाँ पर से मुरादाबाद रहेगा, यहाँ पर से रामपुर रहेगा, यहाँ पर से बरेली रहेगा, और यहाँ पर से पीलीभीत रहेगा। तो इस प्रकार से आपने ये जान लिया कि उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 5 जिलों को स्पर्श करता है। चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है, तो देखिए सर्वाधिक सीमा कौन सा बना रहा है, उधम सिंह नगर यहाँ पर से बनाता है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिखी थी कि उत्तराखंड का कौन सा जिला
उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाता है तो नैनीताल बनाता है। देखिए नैनीताल यहाँ पर से देखिए, ये देखिए अभी हम लोग नैनीताल पढ़ेंगे ना तब हम लोग इसका जिक्र करेंगे। नैनीताल हल्की सी यहाँ पर से, हल्का सा यहाँ पर से देखिए बिजनौर को छूता है, हल्का सा नैनीताल यहाँ पर से बिजनौर को छूता है। तो नैनीताल अभी हमने पढ़ना है, उसमें हम लोग इस चीज़ को समझ लेंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे मैप जो उत्तराखंड का मैंने यहाँ पर बना रखा है। अधिकांश चीज़ें हमने इस मैप से क्लियर कर ली हैं। तो ये आप लोग भौगोलिक स्थिति उधम सिंह नगर की समझ गए हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर आने से पहले देखिए, वो तो जो मैंने मैप बना रखा है बहुत आसान भाषा में आपके लिए बना रखा है। जो वास्तव में जो मैप है वो देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। बस इसमें थोड़ी दिक्कत ये होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं इसकी दोस्तों आ रही हैं तो यहाँ पर से इनको थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर से सरल भाषा में समझा रखा है, सीधे रेखाओं के द्वारा। आपको तो कोई मैप बना के दिखाना नहीं है, वहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना उत्तर देना है। तो ये जो मैंने देखिए बना रखा है, बिल्कुल जो इसकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है आपको। बस आपको मतलब क्या होना चाहिए, मतलब बस इतना है, रेखा कहाँ, कौन सी रेखा कहाँ पर टच हो रही है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बस यहाँ पर से आपको इतना ध्यान रखना है। रुद्रप्रयाग को देखिए, अगर रेखा यहाँ से यहाँ जा रही थी, यहीं जानी चाहिए। मान लिया कि सोचिए मैंने यहाँ पर ऐसे बना रखा है और आपने ये रेखा यहाँ पहुँचा दी, तो कहानी पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो रेखाओं का आपको खास कर ध्यान रखना है कि कौन सी रेखा कहाँ पर टच हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की उधम सिंह नगर की। दशकीय वृद्धि दर कितना है, 33.45% उधम सिंह नगर का दशकीय वृद्धि दर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर। नोट करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर। कारण भी है, कारण क्यों है, क्योंकि तराई जिला है। तराई जिले में क्या होता है, अधिकांश लोग चाहते हैं हम लोग तराई जिलों में निवास करें, इसका कारण यह भी है। और दशकीय वृद्धि दर में सबसे कम गिरावट भी कहाँ हुई है, सबसे कम गिरावट भी कहाँ हुई दशकीय वृद्धि दर में, तो वो उधम सिंह नगर में ही हुई है। तो ये चीज आपको समझनी है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहेगा, उधम सिंह नगर। और क्वेश्चन अगर बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर में सबसे कम गिरावट कहाँ हुई है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हुई है उधम सिंह नगर में। अगर प्रश्न ये बन जाए कि सर्वाधिक गिरावट कहाँ हुई है, सबसे कम तो कहाँ हुई है, उधम सिंह नगर में। अगर प्रश्न ये बन जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक गिरावट दशकीय वृद्धि दर में किस जनपद में हुई है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टिहरी जनपद। हालांकि जो एक चैप्टर हमारा आएगा इसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें टॉपिक आएगा, तब ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पर भी समझाऊंगा। फिर देखिए जनघनत्व कितना है, 649, हरिद्वार के बाद दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कितना है, हरिद्वार का कितना है, शायद 801 है, 801। और दूसरा कौन सा है, उधम सिंह नगर, 649। फिर देखिए सबसे कम जनघनत्व किसका है, उत्तरकाशी का, ये भी आपको याद रखना है। लिंगानुपात कितना है, 920। साक्षरता दर कितनी है, 33.10%। पुरुष साक्षरता 81.09%। और महिला साक्षरता 64.45%। देखिए राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी उधम सिंह नगर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, उधम सिंह नगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्र का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा रहेगा, उधम सिंह नगर। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए नगर निगम कितने हैं, यहाँ 2 नगर निगम है। कौन कौन से, रुद्रपुर और काशीपुर। स्थापना कब हुई थी, 2013 में। स्थापना वर्ष दोस्तों नगर निगमों की पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखनी है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 9 हैं। कौन कौन से, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर। बाजपुर की जो सीट रहेगी ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगी। देखिए हम लोग 11 अभी तक 11 वीडियो पढ़ चुके हैं, 11 जिला सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हर वीडियो में जब हम लोग पढ़ते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो वहाँ पर से जो अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो वो हर वीडियो में मैंने आपको बताई है, तो वो आपको याद रखनी है, वहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है। तो उधम सिंह नगर में कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की आरक्षित रहेगी, तो वो रहेगी बाजपुर की। खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज और नानामत्ता। देखिए जो उधम सिंह नगर में एक आता नानामत्ता विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ पर तो रहेगी अनुसूचित जनजाति के लिए। देखिए उत्तराखंड में 13+2, 13 जो सीटें हैं वो रहेंगी एससी के लिए, और 2 सीटें जो रहती हैं एसटी के लिए। तो देखिए एक सीट एसटी के लिए कहाँ पर आ जाएगी, नानामत्ता में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगी। एक देहरादून में है हमारी चकराता वाली, और एक कहाँ पर है, नानामत्ता
उधम सिंह नगर नानामत्ता में। और देखिए उधम सिंह नगर में 2 सीटें आरक्षित रह रही हैं, एक तो अनुसूचित जाति के लिए बाजपुर में और अनुसूचित जनजाति के लिए नानामत्ता में। कंफ्यूज नहीं होना है, ये अनुसूचित जाति के लिए है और ये अनुसूचित जनजाति के लिए है। तहसीलें कितनी है? 8 हैं, काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर और रुद्रपुर। सारे नाम एक ही है, मिलते जुलते, कोई आपको याद करने में कठिनाई ज़्यादा होगी नहीं। उसके बाद देखिए ब्लॉक या विकास खंड कितने हैं? 7 हैं, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा। और देखिए अगर मैं बात करूं कि उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है रुद्रपुर में। देखिए आपने अधिकांश जनपद पढ़े हैं तो आपने हर वीडियो में ये देखा कि जैसे देहरादून है तो उसका मुख्यालय देहरादून है, उत्तरकाशी का मुख्यालय उत्तरकाशी है। तो देखिए उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? रुद्रपुर रहेगा। ये क्योंकि अलग है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। उधम सिंह नगर जनपद का जो मुख्यालय रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? रुद्रपुर में रहेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हम लोग अब बात कर लेते हैं प्रमुख स्थलों की जो उधम सिंह नगर में है। सबसे पहले आता है काशीपुर। काशीपुर देखिए पौराणिक दृष्टि से कहें या पुरातात्विक दृष्टि से कहें या ऐतिहासिक दृष्टि से कहें, इंपोर्टेंट है। स्थापना देखिए कब होती है? 1639 में। ये दोस्तों क्वेश्चन आ भी चुका है, शायद ये परिवर्तन सिपाही का पेपर हुआ था अभी हाल ही में, तो शायद वहां पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो आयोग ने इसका उत्तर दिया था 1639। ये देखिए बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर जो नगर की स्थापना होती है या काशीपुर की स्थापना होती है वो कब होती है, या हम लोग कह सकते हैं काशीपुर को कब बसाया गया, नगर नहीं, नगर छोड़िए, काशीपुर को कब बसाया गया, तो ये बसाया गया 1639 में। ये कौन कहते हैं? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। और आयोग ने भी दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट, इसको इस ही उत्तर को सही माना है कि काशीपुर की स्थापना कब हुई थी? 1639 में। तो इसलिए इसको आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए काशीपुर को उद्योगों की काशी भी, उद्योगों का काशी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र को उद्योगों का काशी कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? काशीपुर में। और देखिए काशीपुर किस नदी के किनारे है, तो ढेला नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट रहेगा काशीपुर किस नदी के किनारे रहेगा? ढेला नदी के किनारे। पुराना नाम क्या रहेगा? गोविसाण। अभी इसका एक नाम और है, चंद काल में देखिए काशीपुर का नाम क्या था? कोटा। इसको भी नोट करेंगे। उसके बाद देखिए कुमाऊं के चंद्रवंशी राजा देवीचंद ने तराई में अपना एक अधिकारी काशीनाथ, काशीनाथ अधिकारी नियुक्त किया। इसी काशीनाथ ने काशीपुर नगर को बसाया था। ये कौन कहते हैं? कनिंगम। कनिंगम कहते हैं कि, कनिंगम ये कहते हैं कि जो काशीपुर को बसाया था वो देवीचंद ने अपना एक यहाँ पर अधिकारी भेजा था, काशीनाथ अधिकारी, तो इसी ने काशीपुर को बसाया था। लेकिन जो यहाँ पर डेट देते हैं ये 1718 डेट देते हैं। कनिंगम कनिंगम डेट देते हैं 1718, लेकिन आयोग ने देखिए इसका सही उत्तर माना है 1639 में। अब देखिए यहाँ पर से एक चीज आपको और समझनी है, ये प्रश्न भी बन चुका है कि काशीपुर को किसने बसाया था, तो वहां पर उत्तर दिया गया था काशीनाथ अधिकारी। उत्तर दिया गया था काशीनाथ अधिकारी। अभी हाल ही में परिवर्तन सिपाही का पेपर हुआ है, वहां ये पूछा गया कि काशीपुर की स्थापना कब हुई, तो उत्तर दे दिया 1639। मतलब आयोग का कोई दीन ईमान अब रह ही नहीं गया है। तो यहाँ पर से आपको करना क्या है, आपको तीनों चीज याद कर लेनी है। आपको क्या क्या याद करना है काशीपुर की स्थापना को लेकर? सबसे पहले 1639 डेट आपको याद करनी है। उसके बाद देखिए क्या याद करना है कि इसकी स्थापना किसने की थी? काशीनाथ अधिकारी ने की थी। और काशीनाथ किसका अधिकारी था? तो ये चंद्रवंश का राजा याद कर लेंगे, देवीचंद का अधिकारी था। और देखिए इस देवीचंद के एक अधिकारी काशीनाथ ने इसकी स्थापना कब की थी काशीपुर की? तो 1718। ये तीनों चीज आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है सन में, तो आपको 1639 की ओर जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में 1639 नहीं मिलता है, उसी कंडीशन में आपको 1718 की ओर जाना है। वरना आपको सबसे, अगर देखिए 1639 और 1718 दोनों अगर आ जाते हैं तब भी आपको 1639 नहीं जाना है। आयोग का देखिए कोई भरोसा नहीं, कुछ भी दे सकता है। आपसे मैंने कहा ना, एक प्रश्न में दे रहा है कि 1639 में स्थापना हुई है, दूसरे में देता है कि काशीनाथ अधिकारी ने नियुक्ति की थी। तो अलग अलग मायने हैं आयोग के, आयोग के, तो आपको इन चीजों को समझना है। तो 1639 याद करेंगे, 1718 याद करेंगे, और क्या याद करेंगे? काशीनाथ अधिकारी। और किसका था ये, किसका अधिकारी था? देवीचंद का। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे मत पूछ ले तो ये वाला है बद्रीदत्त पांडे का और ये वाला है किसका? कनिंगम का। चलिए ठीक है। फिर देखिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित द्रोण सागर को पांडवों ने बसाया था, क्योंकि देखिए काशीपुर में एक द्रोण सागर है, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो स्थित द्रोण सागर है उसको पांडवों ने बसाया था। और इस द्रोण सागर पर उज्जैनी नामक एक किला भी था। तो देखिए काशीपुर का एक नाम और है उज्जैनी। यहाँ पर एक उज्जैनी किला है, या फिर ऐसे कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा उज्जैनी या उज्जैनी या उज्जैनी भी देखने को मिलेगा लिखा हुआ है। तो एक ही नाम है सभी है। तो काशीपुर में देखिए यहाँ पर एक उज्जैनी नामक किला भी मिलता है। उज्जैनी नामक किला, कहीं कहीं पर उज्जैन का किला भी देखने को मिलेगा। तो अलग अलग नाम यहाँ पर इसके दे रखे हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि उज्जैनी नामक किला कहाँ पर है, तो ये काशीपुर में ही है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा।
उज्जैनी नामक किला कहाँ पर रहेगा? काशीपुर में रहेगा, और काशीपुर को उज्जैनी भी कहा जाता है। फिर देखिए काशीपुर में कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं, इंपोर्टेंट हैं। एक आता रामपुरगढ़, एक आता लक्ष्मणपुरगढ़, एक आता चैतानगढ़। यहाँ पर से देखिए समझिए, वैसे देखिए जो लक्ष्मणपुरगढ़ है इसका एक नाम और है लक्ष्यपुर। लक्ष्यपुर लक्ष्यपुर इसका एक और नाम है, लक्ष्मणपुर का नाम। अगर एग्जाम में हो सकता है ऐसे दे दे रामपुरगढ़, लक्ष्यपुर या चैतान, तो आप लोग क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए लक्ष्मणपुर का एक अन्य नाम और है लक्ष्मणपुर गढ़ का एक अन्य नाम और है लक्ष्यपुर गढ़। उसके बाद देखिए जो चैतानगढ़ है ना, ये चैतानगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा हुआ है? भरत के नाम पर। भरत के नाम पर, भरत के नाम पर इस चैतानगढ़ का नाम पड़ा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज थे वो काशीपुर को क्या कहते थे? गोविंद नगर। ये इंपोर्टेंट रहेगा। जो अंग्रेज थे वो ब्रिटिश काल में काशीपुर को क्या कहते थे? गोविंद नगर। उसके बाद देखिए 1745 में शिवदेव जोशी ने काशीपुर में किला बनवाया था। हालांकि इतना महत्वपूर्ण है नहीं, वैसे याद कर लेंगे। 1745 में जो शिवदेव जोशी रहेगा उसने काशीपुर में किला बनवाया था। शिवदेव जोशी कौन था? सब कुछ आपको चंद्रकाल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस नगर में कई बौद्ध मठ देखे थे। उसने इसे गोविषाण कहा। देखिए जिस समय यहाँ पर ह्वेनसांग आता है तो ह्वेनसांग काशीपुर वाले क्षेत्र में भी आता है, तो उसने इसको गोविषाण कहा। उस समय के स्तूप खंडहर गोविषाण टीले पर आज ही विद्यमान है। मतलब जिस समय यहाँ पर ह्वेनसांग आया था तो उस समय के जो स्तूप या खंडहर थे वो गोविषाण टीले के रूप में आज भी यहाँ पर विद्यमान है। कहीं ना कहीं मतलब वो तो मतलब खत्म हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। यहाँ उत्खनन में महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून मिलते हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। उत्तराखंड में किस जगह से उत्खनन में महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून मिले हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? या उत्तर में गोविषाण होगा या उत्तर में होगा काशीपुर। तो आपको याद रखना है गोविषाण किसको कहा जाएगा? काशीपुर को ही गोविषाण भी कहा जाता है। क्या गोविषाण टीला कहाँ पर है? गोविषाण टीला काशीपुर में ही रहेगा। कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए गोविषाण का जो मतलब होता है ना, वो होता है गाय का सींग। गाय का सींग गोविषाण का मतलब होता है। और देखिए 634 ईस्वी में, देखिए वैसे जो ह्वेनसांग भारत में आता है वो आता है 629 में, लेकिन जो उत्तराखंड के क्षेत्र पर ये आता है तो ये आता है 634 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि जो ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा पर आता है वो कब आता है? 634 ईस्वी में। तो जब यहाँ पर आता है तो उसने इस नगर को देखा था और इस नगर का वर्णन उसने अपने पुस्तक में किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ ज्वाला देवी, जिसको उज्जैनी देवी कहा जाता है, ज्वाला देवी का मंदिर है, जिन्हें अब बाला सुंदरी भी कहते हैं। देवी बाला सुंदरी चंदनों की कुल देवी मानी जाती है। यहाँ चैती का मेला लगता है। तो याद रखेंगे जो देवी बाला सुंदरी रहेगी वो चंदनों की कुल देवी मानी जाती है। और इसी के साथ ये भी याद रखेंगे ज्वाला देवी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? ये भी यहीं पर काशीपुर में ही रहेगा। फिर देखिए हर्ष काल में कीर्तपुर राज्य में गोविषाण राज्य था, जिसके अंतर्गत वर्तमान काशीपुर, रामपुर व पीलीभीत आते थे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। जो गोविषाण राज्य था, देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। कीर्तपुर राज्य हो, गोविषाण राज्य हो, शत्रुघ्न राज्य हो, सब कुछ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब बस इनका यहाँ पर जिक्र आया है तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा इसका अध्ययन कर ले रहे हैं। तो जो गोविषाण राज्य था उस समय का, उसमें काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत वाले क्षेत्र भी आया करते थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है गोविषाण राज्य में बताइए इनमें से कौन कौन से क्षेत्र आते थे? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, तो छांटने को आएगा आपको। काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत, ये तीनों क्षेत्र उस समय गोविषाण राज्य के अंतर्गत आया करते थे। फिर देखिए एक और गोविंद, एक देखिए यहाँ पर से गोवी स्नान नगर, ऐसा कुछ इसका एक नाम और मिलता है काशीपुर का। गोवी स्नान नगर, गोवी स्नान नगर काशीपुर का एक अन्य नाम मिलता है, इसको भी नोट कर लेंगे, गोवी स्नान नगर। फिर देखिए भीमगढ़ा टीला, वंशीवाला टीला, खोखरे का टीला, ललता देवी मंदिर टीला, जागेश्वर है जागेश्वर टीला, ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? काशीपुर में। आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे सारे के सारे टीले। भीमगढ़ा टीला, वंशीवाला, खोखरे का, लालता देवी मंदिर टीला, जागेश्वर है जागेश्वर टीला कहाँ पर रहेंगे? ये सब रहेंगे काशीपुर में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए गोविषाण से प्रतिहार वंश से संबंधित विष्णु त्रिविक्रम की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में नई दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गोविषाण से प्रतिहार वंश से संबंधित कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो विष्णु की त्रिविक्रम की मूर्ति प्राप्त हुई है। या ऐसे पूछ लेगा कि गोविषाण से इनमें से किस वंश की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो प्रतिहार वंश आपके ऑप्शन में होगा। तो देखिए यहाँ पर से गोविषाण से प्रतिहार वंश से संबंधित विष्णु त्रिविक्रम की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में नई दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। उसके बाद देखिए काशीपुर नगर कब बनता है? तो 1872 में काशीपुर नगर बना। और काशीपुर क्षेत्र तराई से कब जुड़ता है? तो ये जुड़ता है 1870 में। यहाँ से दोस्तों देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि काशीपुर को तराई क्षेत्र में कब शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कि काशीपुर को तराई वाले क्षेत्र में कब शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 1870 में। तराई जिला कब बना था, तराई जिला बना था 1842 में। फिर तराई जिले को अलग भी कर दिया था, काफ़ी मैंने इस पर पहले आपको बहुत डिटेल से पढ़ा ही चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग ब्रिटिश काल वाली वीडियो में। तो देखिए अगर प्रश्न ऐसा बनता है काशीपुर को तराई क्षेत्र से कब जोड़ा गया या काशीपुर को तराई क्षेत्र में कब शामिल किया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1870 में। और काशीपुर नगर कब बनता है 1872 में। उसके बाद देखिए 1801 में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर को अंग्रेजों को सौंप दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है, तो ये है काशीपुर में। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल कहाँ पर है, तो ये है काशीपुर में। उसके बाद देखिए काशीपुर में ही, वैसे देखिए इसकी एक डेट भी मिलती है कि 1819 में इस मिल की स्थापना हुई थी, किसी किसी किताब में 1819 में इस मिल की स्थापना हुई थी, किसी किसी किताब में जानकारी हमको प्राप्त होती है। फिर देखिए काशीपुर में ही कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत का जन्म हुआ, जिन्हें राजा गुमान सिंह ने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया। जो कवि लोकरत्न पंत हैं देखिए उनका नाम, जिस नाम से वो जाने जाते हैं गुमानी पंत के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये गुमानी पंत नाम उनको किसने दिया था, तो राजा गुमान सिंह ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो जो लोकरत्न पंत रहेंगे उनका नाम एक रहेगा गुमानी पंत, उनको गुमानी पंत नाम किसने दिया था, राजा गुमान सिंह ने। फिर देखिए महात्मा बुद्ध ने यहाँ एक माह तक धर्मोपदेश दिए थे, इसीलिए सम्राट अशोक ने यहाँ यहाँ होगा यहाँ नहीं, यहाँ एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक ने कहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था काशीपुर में। क्यों करवाया था, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने एक माह तक धर्म से संबंधित उपदेश दिए थे। धर्मोपदेश का मतलब ये होता है कि धर्म से संबंधित उपदेश। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध आते हैं, तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर उनके बाल व नाखून मिले हैं और उत्खनन में, तो यहाँ पर ये आते हैं और एक माह तक यहाँ पर धर्म के उपदेश देते हैं, इसीलिए यहाँ पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए उत्तराखंड का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा, काशीपुर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे। उत्तराखंड का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, काशीपुर को। काशीपुर में रूथफोर्ड ने भांग फैक्ट्री कब शुरू की, काशीपुर में रूथरफोर्ड ने भांग की फैक्ट्री कब शुरू की, तो ये की थी 1809 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशीपुर में रूथरफोर्ड ने भांग की खेती कब शुरू की, तो ये की थी 1809 में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए हम लोग बात करते हैं रुद्रपुर की। ये सारे के सारे जो स्थल रहेंगे चंद्रकाल से भी संबंधित रहेंगे, क्योंकि तराई क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना किसने की थी, रुद्रचंद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुद्रपुर की स्थापना कौन करेगा, रुद्रचंद। और देखिए चंद्रकाल में रुद्रपुर को बोक्साड़ कहा जाता था। क्यों कहा जाएगा, बोक्सा जनजाति यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में रहती थी, इसलिए इसको बोक्साड़ भी कहा जाता था। और देखिए यहाँ पर रुद्रपुर को किलवरी नाम से भी जाना गया है, किलवरी नाम से भी इसको जाना जाता था रुद्रपुर को। चलिए ठीक है। फिर देखिए रुद्रचंद ने रुद्रपुर में एक किला बनवाया था तथा तराई को मुगलों से मुक्त किया। इस बात की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुद्रचंद ने क्या किया था, तराई को मुगलों से मुक्त किया था और रुद्रपुर में एक किला बनवाया था। इसकी जानकारी हमको किस मुगल ग्रंथ में मिलती है, तो ये मिलती है हमको आईने अकबरी ग्रंथ में। उसके बाद देखिए जब भी तराई में उपद्रव या हमले होते थे तो केंद्र उसमें रुद्रपुर ही होता था, क्योंकि जो रुद्रपुर का क्षेत्र रहेगा वो तराई जिले में था, इसीलिए जो भी हमला होगा तराई में या उपद्रव या हमले जो भी होगा उसका जो केंद्र जो रहेगा वो रुद्रपुर ही होता था। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। रुद्रपुर की लड़ाई हुई थी एक 1744 में, नोट कर लेंगे। रोहिलों व चंदों के बीच में हुई थी। चंदों की तरफ से देखिए शिवदेव जोशी ने इसका नेतृत्व किया था। तो रुद्रपुर की लड़ाई कब होगी, 1744 में। फिर देखिए रुद्रपुर किस नदी के तट पर है, तो ये है कल्याणी नदी के तट पर है। और रुद्रपुर में बम विस्फोट होता है, कब होता है, 1991 में। दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, ये से क्वेश्चन आपदा वाले हो, बम विस्फोट वाले हो, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रुद्रपुर में बम विस्फोट कब हुआ था, 1991 में। हालांकि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं होती नहीं हैं, अब कुछ छिटमुट जो घटनाएं होती हैं ना, तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो 1991 आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दीपचंद ने भी यहाँ पर एक किला बनवाया था रुद्रपुर में। तो दीपचंद ने रोहिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु रुद्रपुर में एक किला बनवाया था। दीपचंद ने बनाया और रुद्रचंद ने भी बनाया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। हालांकि ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं, ये वाले प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन रुद्रचंद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए हम लोग बात करते हैं बाजपुर की। बाजपुर देखिए चंद शासक बाज बहादुर चंद ने इसको बसाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1665 यहाँ पर हमको डेट मिलती है कि चंद शासक बाज बहादुर चंद के द्वारा
बाजपुर को कब बसाया गया, तो ये बसाया गया था 1665 में, ऐसी हमको डेट मिलती है। अब देखिए बाजपुर जो है वो घूमा, या यहाँ पर देख कहीं कहीं धूमा लिखा हुआ मिलता है, धूमा, और कहीं कहीं घूमा लिखा हुआ मिलता है, तो अलग अलग यहाँ पर नाम मिलते हैं, लेकिन बात एक ही है, आपको समझना है बस। जो बाजपुर रहेगा वो धूमा नदी के तट पर बसा हुआ है, और जो बाजपुर का जो पुराना नाम रहेगा वो क्या रहेगा, मुंडिया या सफाखाना इसका पुराना नाम रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए जसपुर, जसपुर का प्राचीन नाम क्या रहेगा, तो ये रहेगा शाह जफर या सहजगीर। ये जो मुगल प्रभाव के कारण ये नाम रहे थे, शाह जफर और सहजगीर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे प्राचीन नाम। यहाँ कीर्तिचंद ने किला बनवाया और इसे कीर्तिनगर नाम दिया। देखिए जब हम आपको चंद शासक पढ़ा रहा था, तो वहां पर से मैंने आपको कीर्तिचंद पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि कीर्तिचंद ने एक कीर्तिनगर मतलब जो नगर बसाया था, तो देखिए वो जसपुर ही था, बाद में उसका नाम जसपुर पड़ गया था। तो यहाँ पर एक कीर्तिनगर को कौन बसाएगा, कीर्तिचंद बसाएगा, और उसका बाद में जो नाम पड़ गया था क्या पड़ेगा, जसपुर नाम रख दिया था। तो जसपुर नाम किसने रखा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, कि जसपुर का यह नामकरण किसने किया, तो ये किया था जसोधन जोशी नामक एक मंत्री ने। चंद शासकों का ही एक मंत्री था जसोधन जोशी, इसी ने यह नाम रखा क्या, जसपुर नाम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए जसपुर में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब होती है, 1850 में होती है। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं नानामत्ता की। नानामत्ता का पुराना नाम क्या रहेगा, बक्सी, तपेड़ा, सिद्धात्मा, गोरखमत्ता, ये सब किसके नाम रहेंगे, ये रहेंगे किसके नाम, नानामत्ता के पुराने नाम रहेंगे। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, मर्दाना और साथ में बाला, उनके दो शिष्य थे मर्दाना और बाला, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, नोट कर लेंगे। गुरु नानक देव जी के शिष्य थे मर्दाना और बाला, मर्दाना उनके प्रिय शिष्य थे। तो मर्दाना और बाला के साथ यहाँ पर आते हैं, और उस समय जब यहाँ पर उत्तराखंड पे आते हैं, तो नानामत्ता वाले क्षेत्र पर जिस समय गुरु नानक देव जी आते हैं, उस समय यहाँ जो जोगी और नाथों का डेरा हुआ करता था, जो जोगी थे और जो नाथ लोग थे उनका यहाँ पर डेरा हुआ करता था। तो एक क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है ये, जिस समय गुरु नानक देव जी नानामत्ता पर आए थे उस समय यहाँ पर किन लोगों का डेरा था, तो जोगी और नाथों का यहाँ पर डेरा हुआ करता था। फिर देखिए नानामत्ता में गुरुद्वारा भी है, और यहीं पर पीपल का एक वृक्ष भी है जहां गुरु नानक देव जी ने बैठकर तपस्या की थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपसे, कि जब गुरु नानक देव जी नानामत्ता में आते हैं तो वो किस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, तो ये देखिए ये है पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो तपस्या करते हैं। अब जिस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की थी, उस पीपल के पेड़ को वर्तमान में क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पंजा साहिब। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पंजा साहिब कहाँ पर है, तो पंजा साहिब कहाँ पर है, ये उधम सिंह नगर के नानामत्ता में आता है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। और गुरु नानक देव जी ने किस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी नानामत्ता में, तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पीपल। जिस समय वो यहाँ पर आते हैं उस समय यहाँ पर किनका डेरा था, तो ये यहाँ पर नाथों का या जोगियों का यहाँ पर डेरा था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए नानामत्ता गुरुद्वारे में ही दूध वाला कुआं भी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि दूध वाला कुआं उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो ये है नानामत्ता में। दीपावली के दिन यहाँ पर मेला लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नानामत्ता में बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर दीपावली के दिन। फिर देखिए नानामत्ता में नानक सागर डैम भी है। अभी जब हम लोग ऊर्जा वाला प्रश्न वो पढ़ेंगे, परियोजनाओं वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं, तब हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो नानामत्ता में नानक सागर डैम है। और देखिए यहाँ पर से एक चीज़ आपको समझनी है, उत्तराखंड की आप कोई सी भी किताब ले लेना, अगर आपको वहाँ पर नानामत्ता से संबंधित टॉपिक मिलता है तो उसमें आपको ये उत्तर मिलेगा कि जो नानामत्ता का नानक सागर डैम है वो नंदौर नदी पर बनाया गया है। नंदौर नदी जो कि नैनीताल से निकलती है और बह के सीधे कहाँ पर समाहित हो जाती है, नानक सागर डैम में। तो ये दोस्तों हर किताब में आपको इसका उत्तर यही मिलेगा, नंदौर नदी पर। जो नानक सागर जो डैम बनाया गया है वो नंदौर नदी पर बनाया गया है। लेकिन अभी देखिए एक एग्जाम हुआ था, शायद स्टेनो का एग्जाम हुआ था, पता नहीं कोई एग्जाम हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें आयोग ने इसका उत्तर क्या दिया हुआ है, सरयू नदी, कि जो नानक सागर डैम का जो निर्माण हुआ था आयोग के अनुसार उन्होंने इसका उत्तर सरयू नदी कर रखा है। तो यहाँ पर से बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई थी। तो नंदौर ऑप्शन में था नहीं था, मुझे पता नहीं है, लेकिन आयोग ने जो इसका उत्तर दे रखा था वो दे रखा था सरयू नदी। तो ये बात दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर वहां पर देखिए ऐसी स्थिति यहाँ पर आती है तो आप लोग सरयू की तरफ जाएंगे। हो सकता है कोई सरयू की छोटी मोटी धारा यहाँ पर मिलती हो, तो ये आयोग ने इसका उत्तर सरयू मान रखा है। और देखिए इसका उत्तर नेट में भी सरयू दे रखा है। अगर आप लोग इंटरनेट में इसको सर्च करेंगे ना तो वहां पर भी आपको इसका उत्तर सरयू ही दे रखा है, पता नहीं किस प्रकार से, लेकिन उत्तराखंड की हर किताब में इसका उत्तर नंदौर ही हमको मिलता है, आयोग के अनुसार सरयू नदी। बाउली साहिब कहाँ पर है, तो बाउली साहिब भी नानामत्ता में ही है। खटीमा देखिए उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक,
देखिए जो खटीमा वाला जो इलाका आएगा ना, वो हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से बॉर्डर वाला इलाका है, जो नेपाल को हल्का मतलब नेपाल के थोड़ा सा आसपास ये इलाका आता है। नेपाल से हम लोग खटीमा से आगे बढ़ते हैं, बनबसा आता है, फिर चकरपुर आता है, उसके आगे टनकपुर आता है, तो वो वाला हमारा सब बॉर्डर वाला इलाका आ जाएगा। मतलब उसके बाद तो क्या है, नेपाल है। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने एग्जाम में प्रश्न बनता है उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक कौन सा है, तो ये पड़ेगा आपका खटीमा। क्योंकि खटीमा पड़ा, खटीमा के आगे जाएंगे हम लोग, पड़ेगा हमारा बनबसा, फिर पड़ेगा चकरपुर, फिर पड़ता टनकपुर। टनकपुर के बाद देखिए पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है, और जो टनकपुर के जो दक्षिणी जो इलाका आएगा वो पूरा किसका आएगा, तो नेपाल से वहाँ पर सीमा, दक्षिणी वाला नहीं, मतलब जो पूर्वी वाला जो हिस्सा आएगा, पूर्वी दक्षिणी वाला जो हिस्सा आएगा वहाँ पर से जो नेपाल वाला हिस्सा है वो छूता है। तो इस प्रकार से खटीमा के बाद जो रहेगा कोई ब्लॉक नहीं रहेगा उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक कौन सा रहेगा, वो रहेगा, हम लोग उधम सिंह नगर की बात कर रहे हैं, उधम सिंह नगर में उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक, उत्तराखंड का ही हम लोग मतलब पूरे उत्तराखंड की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि उधम सिंह नगर में है। तो जो खटीमा रहेगा कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। तो उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक कौन सा रहेगा, खटीमा। तो इसका पुराना नाम में हमको एक मिलता है मकरपुर, ये भी आपको याद रखना है कि मकरपुर किसका पुराना नाम रहेगा, खटीमा का पुराना नाम क्या रहेगा, मकरपुर। इस प्रकार से दोस्तों आपकी उधम सिंह नगर जनपद की पहला जो पार्ट था वो समाप्त हुआ, दूसरा पार्ट आपका जल्द ही आ जाएगा। और दोस्तों हमेशा की तरह एक बात कहता हूँ, फेसबुक पे से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, जहाँ से नई नई जानकारी वहाँ से पोस्ट करता रहता हूँ। हर जो चीज़ मुझको अपडेट मिलता है, हर एक चीज़ मैं यहीं पर फेसबुक में अपडेट करता हूँ। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।